करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एनडीए में जाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। मदन सहनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी से उनकी मांग निषाद आरक्षण की रही है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि वो सत्ता के भूखे नहीं है, उनकी लड़ाई परिवर्तन की है। मुकेश सहनी से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। हर सियासत जो है वो देखने को मिली, खासकर एनडीए नेताओं के मंत्रियों के बयान सामने आने लगे। जमा खान ने कहा कि अगर आप आते हैं एनडीए में तो स्वागत होगा। मदन सहनी ने यहां तक कह दिया कि अब वो जल्द ही एनडीए में आने वाले हैं। अब तुरुप का पत्ता आप ही खोल दीजिए। नहीं, देखिए ये सब बिल्कुल ही नहीं, किसी का कोई ऑफर हमको नहीं चाहिए। हाँ, चाहिए किसी से तो निषाद का आरक्षण चाहिए, उसके अलावा ऑफर नहीं चाहिए किसी का। और हम बिहार में मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मजबूती से आगे अपनी सरकार बनाएंगे। 2020 में आपने देखा कि हमारे पास वो ताकत था कि हमने बिहार में सीएम बनाया था। अगर हमारी समर्थन नहीं होता तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो आने वाला समय में भी हमारी ताकत से बिहार में सरकार बनना है और हम तेजस्वी जी के साथ इंडिया गठबंधन में है, मजबूती से हमारी सरकार बनेगी। हाँ, अगर हम कुछ उम्मीद रखते हैं एनडीए से तो निषाद, हाँ 2014 में भी हमने मोदी जी को मदद किया, 2015 में मदद किया, 2020 में मदद किया और हम उसके बदले में उम्मीद रखते हैं जो उन्होंने वादा किए थे समय समय पर कि निषाद का आरक्षण लागू करेंगे, वो मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि केंद्र में सरकार मोदी जी का है और आरक्षण जो है मोदी जी को देना है तो आरक्षण दे। बाकी रहा कि हम बदलाव के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और पावर में आने के लिए काम नहीं करते। हम उस कुर्सी पे बैठेंगे जिस कुर्सी से बदलाव हो। हम ऐसे कुर्सी पे नहीं बैठेंगे जिससे बदलाव ना हो। ऐसे कुर्सी पे जिस बैठे और बदलाव ना हो तो ऐसे कुर्सी को लात मार देंगे। मदन सहनी जी का बयान आप किस रूप में देख रहे हैं? वो सीधे तौर पे दावा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी जी एनडीए में आ रहे हैं। अब मदन सहनी जी इसके बारे में हम क्या कहेंगे? आपको पता होगा कि पिछले साल जब हम मंत्री थे उस समय मैंने मदन जी ने क्या कहा था कि हमारी बात चपरासी नहीं सुनते हैं। अब उस सरकार में मंत्री हैं, अब जब उनकी चपरासी अगर उनकी बात नहीं मान रहे तो क्या वो हमको अगर बीजेपी आपकी बात मान लेती है, निषादों को आरक्षण देने के लिए तैयार हो जाती है तो मुकेश सहनी बीजेपी से हाथ मिला लेंगे? पहले तो हमने उनके लिए 3-3 बार काम कर दिया है। वो पहले हमारे जो मेहनताना है वो पहले दे, वो आरक्षण दे और आरक्षण देंगे क्योंकि देने का काम तो मोदी जी को है और देंगे तो उनको हम उसके बदले में धन्यवाद कहेंगे। उसके बाद का क्या होगा वो तो समय बताएंगे, लेकिन अभी मजबूती से हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और हम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ हैं और आने वाले समय में हम अपनी सरकार बनाएंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में। अभी ईटबट नहीं है, हाँ उनको कुछ देना है तो आरक्षण दे पहले। तो बिल्कुल मुकेश सहनी दो टूक शब्दों में इन्होंने कह दिया कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के साथ लड़ेंगे, तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे और अगर बीजेपी को देना है तो निषादों को वो आरक्षण दे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इससे पहले समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बड़ा दावा किया। मदन सहनी ने दावा किया कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ जाएंगे। मदन सहनी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि मुकेश सहनी ज्यादा दिन तक महागठबंधन में नहीं रहेंगे। आज फिर वो ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी बिना शर्त एनडीए के साथ आएंगे। मुकेश सहनी ने अपना डीपी बदल लिया और काफी चर्चा तेज हो गई। चूंकि स्वतंत्रता दिवस अभी 15 तारीख को है और इस नाते हो सकता है कि डीपी बदले होंगे। जानकारी मिली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डीपी बदले हैं तो उसका अनुसरण कर रहे होंगे। और आप लोग को भले इसमें कोई संदेह लगता हो लेकिन हम तो पहले भी बोल रहे हैं और जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी हम बोले थे कि ये महागठबंधन में ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। चुनाव के बाद हर हाल में ये एनडीए के पार्टी बनेंगे और आज भी हम कह रहे हैं कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन तो एक बहाना है। अपने लोगों में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अच्छा है, हम लोग भी चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ मिले निषादों को, लेकिन आरक्षण मिले या नहीं मिले ये जाएंगे एनडीए में। बांका से एक बड़ी खबर, ठनका की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत की खबर है। 2 किसान और 1 महिला की मौत हो गई। फुल्ली डूमर के खडौआ में 2 किसान की मौत हो गई। खडौआ के कपिल देवदास और छोटू कुमार की मौत हो गई। चुटियारी में एक महिला उषा देवी की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान हादसा हुआ।
ठनका की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 किसान और 1 महिला की मौत हुई है। बता दें आपको, बांका से जानकारी मिल रही है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 1 महिला भी है। कपिल देव दास और छोटू कुमार जिनकी मौत हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें 1 महिला भी जिनकी आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबारी मुकेश पांडे के अपहरण और हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुन्ना खान और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। मुन्ना खान के पास से 3 मोबाइल और 31,000 कैश बरामद हुआ है। इस मामले में पहले भी 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 29 जुलाई को गरहा थाना क्षेत्र के पटियासा में जमीन विवाद में जमीन कारोबारी मुकेश पांडे को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अपहरण व इस्तेमाल स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है। मामले में 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। बट इस केस के जो सबसे मुख्य अभियुक्त थे, जिनका नाम मुन्ना खान है, उनकी गिरफ्तारी कल की गई है। उनके साथ में एक और उनका सहयोगी मनीष कुमार, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये घटना बेसिकली जमीन विवाद के रूप में हुई थी। मृतक और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं और एक ज़मीन का विवाद इन लोगों के बीच में चला आ रहा था। 29 जुलाई को इन्होंने जो घटना स्थल है वहाँ से जो मृतक थे उनको अपनी गाड़ी, एक स्कॉर्पियो है, उसमें पकड़ के ले जाया गया था। रास्ते में उनके साथ मारपीट भी की गई और मारपीट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई गाड़ी में ही। बेगूसराय के बछवाड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की गला रेतकर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार हत्यारा कोई और नहीं बल्कि सौतेला नाबालिग बेटा ही है। पुलिस ने हत्या के आरोप में नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया हुआ डंडा और तेज धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। बता दें, बछवाड़ा थाना क्षेत्र के ठठा रसीदपुर गांव में 9 अगस्त को यह घटना घटी थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने घटना की पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। रात में 12 बजे सभी के सो जाने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपी अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है। 3 साल पहले जब वो 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, तभी इसके पिता ने खाना पीना और उसे खर्च देना बंद कर दिया था। तभी से वो चाचा और दादा और दादी के साथ रह रहा था। बीच में जब कुछ बोलता था तो सौतेली माँ उसकी पिटाई करती थी। क्रूरता की पराकाष्ठा कहेंगे समाज में। जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था कि पुराने जमाने में होता नहीं था इस ढंग का, लेकिन समाज विषाक्त होते जा रहा है। घटना का कारण जो अभी तक पूछताछ में मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बात सामने आई है कि जो लड़का था, इसको तिरस्कृत महसूस कर रहा था दूसरी शादी होने के बाद में से। इसका कहना था कि इसके पिताजी जो कि अब दिवंगत हो गए हैं, कि मारपीट करते थे और माताजी के द्वारा डांट पड़ाई जाती थी। ये दूसरे घर में अपने जो बगल में ही है अपनी दादी और चाची के साथ रहता था, तो इसके मन में विद्वेष की भावना भरी हुई थी। पूर्वी चंपारण में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर की सुरक्षा में चूक मामले में एसपी ने कार्रवाई की। एसपी ने चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल चौकीदार रामजतन यादव की ड्यूटी राज्यपाल की सुरक्षा में लगी हुई थी, लेकिन उसकी जगह उनका बेटा जयप्रकाश यादव राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात था। रामजतन यादव घोड़ासहन थाने में चौकीदार है। गवर्नर की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक को लेकर सवाल उठने पर एसपी कांतेश मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए चौकीदार रामजतन यादव को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जांच के लिए कमेटी भी गठित करने की बात कही है। एक चौकीदार के स्थान पर उसके पुत्र के द्वारा वर्दी पहनकर ड्यूटी करने का फोटो वायरल हो गया। जांच से पता चला कि यह फोटो कल यानी दिनांक 12/8/2024 का है। घोड़ासहन थाना के एक चौकीदार रामजतन यादव को मोतिहारी पथ पर यातायात ड्यूटी मिली थी, लेकिन उसके स्थान पर उसके पुत्र ड्यूटी करने चले गए। इस लापरवाही के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा उक्त चौकीदार को निलंबित किया गया है तथा इस संबंध में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में फाइनेंस कंपनी में 40 लाख की लूट की योजना बना रहे 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और कई कारतूस मिले हैं। सभी कांटी थाना इलाके में लूट की योजना बना रहे थे। इन सब का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी लूटपाट के मामले में जेल जा चुके हैं। कांटी थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी थानाध्यक्ष को कि वहाँ पे सादतपुर एक जगह है, उसके ओवरब्रिज के पास में कुछ अपराधकर्मी इकट्ठे हुए हैं और एक अपराध करने की योजना वो लोग बना रहे हैं। इस इनपुट के आधार पे जो थानाध्यक्ष हैं वहाँ के इंस्पेक्टर सुधाकर और उनकी टीम ने रेड की और रेड के दौरान 4 लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है। चारों ही बड़े खूंखार अपराधी हैं और विशेषकर लूटपाट और डकैती के कांडों में ये पूर्व में भी जेल में जा चुके हैं।
भागलपुर पुलिस लाइन में सीबी 38 क्वार्टर में रहे सिपाही नीतू कुमारी और 4 लोग के शव बरामद होने के बाद सनसनी मची हुई है। नीतू के मामा घटनास्थल पर पहुंचे और सभी शव को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने बताया पति और पत्नी के बीच खराब रिश्ते नहीं थे, जैसे सभी घरों में विवाद होता है उसी तरीके से इन दोनों के बीच विवाद होता था। पूरे मामले की अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। नीतू के मामा ने सीबीआई जांच की भी मांग कर डाली है और किस परिस्थिति में हत्या हुई है इन सारी बातों का खुलासा होना चाहिए। तो वहीं पुलिस ने 5 शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस गहनता से पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सिटी एसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर दिया गया है। अब तो सब तो अपने लीला अपना परिवार समाप्त कर लिया, अब के इन लोगों का निर्गम हत्या किया है। हाँ, वो तो पता लग जांच वाले को हम जांच पर ही भरोसा करते हैं। साजिश लगती है किसी तरीके? साजिश तो क्या, अब तो 5-6 साल 7 साल का बच्चा है, एक बच्ची है, उसका पूरा परिवार खुशहाल था इन लोगों का। हम मांग करते हैं अधिकारी से कि अच्छी से जांच हो, इसका सीबीआई जो भी इसमें अच्छा पदाधिकारी की हाथ होना चाहिए इसमें जांच में। कोलकाता में रेप के बाद महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या को लेकर आक्रोश जारी है। पटना एम्स के सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर और छात्रों ने ओपीडी बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक जी.के. पाल से मिले और प्रदर्शनकारियों ने 2 मिनट का मौन रखा। डॉक्टरों ने इस घटना को दुखद बताते हुए सुरक्षा की मांग की। कोलकाता में जो रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई है, ये एक्चुअली हम सबके लिए बहुत दुख की बात है, ये खेद की बात है। वी आर रियली शॉक्ड, वी आर रियली डिस्टर्ब्ड, टेरिबली डिस्टर्ब्ड द वे थिंग्स हैव हैपेंड। इट शुड नेवर हैपन लाइक दिस एनीवेयर इन ए सिविलाइज्ड कंट्री। डॉक्टर्स एक्चुअली कितने सब सर्विस दिए हैं ड्यूरिंग कोविड, आपने सब देखे हैं एक्चुअली। पटना से एक बड़ी खबर, टीआरई 3 शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी यह खबर है। आपको बता दें कि कल रात 12 बजे के बाद ओएमआर जारी होगा। क्लास 1 से लेकर के 12वीं के अभ्यर्थी ओएमआर देख पाएंगे। ओएमआर अपलोडिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी है। आपको बताते चलें कि ओएमआर जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी जाएगी और आपत्ति के लिए दिए जाएंगे लगभग 3 दिन। 18 अगस्त के बाद आंसर की जारी होगा। रिजल्ट में अब 1 सप्ताह और देर हो सकती है और आपको बता दें कि अगस्त के अंत तक यानी कि आखिर में अगस्त के एंड में रिजल्ट जारी हो सकता है। 50% आरक्षण को लेकर के सामान्य प्रशासन के पत्र का भी इंतजार है और आपको बता दें कि 15 अगस्त तक आरक्षण को लेकर के पत्र जारी हो सकता है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रदेश कार्यालय के बाहर आपको बता दें कि हाथों में तिरंगा लेकर के तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। तिरंगा यात्रा में सांसद रविशंकर प्रसाद और मंत्री नितिन नवीन समेत कई नेता शामिल हुए। इस यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा की तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। पर्व पे बीजेपी जो है हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रही है और हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन तमाम लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर इस अभियान की शुरुआत की है और आजादी से ठीक पहले 13 तारीख से लेकर अगले 15 अगस्त तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी हर घर तक पहुंचेगी और हर घर पे तिरंगा फहरे, इसे लेकर के ये यात्रा शुरू की गई है। तो कोशिश इस बात की है कि यहाँ पे तमाम लोग इस आजादी के इस महान पर्व को और गौरवान्वित करें और हर घर तक तिरंगा पहुंचे, हर घर के छत पर तिरंगा फैले, इसे लेकर के यहाँ पे यात्रा की शुरुआत। बिहार देश भर में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पुलिस महकमे में 35% आरक्षण का प्रावधान कर एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। बिहार में काम कर रही महिला पदाधिकारियों की अगर माने तो महिलाओं को जब पुलिस महकमे में जिम्मेवारी दी गई तब उनके सामने कई चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों का महिलाओं ने बखूबी सामना किया। बिहार की तेज तर्रार महिला आईपीएस और पटना प्रक्षेत्र की आईजी गरिमा मलिक का मानना है कि पहले बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या दूसरे विभागों से कम थी, लेकिन अब महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। उन्होंने बिहार पुलिस में महिलाओं की बहाली पर बहुत जोर दिया। बिहार पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पुलिस डिपार्टमेंट में 35% आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया और कई महिला जो आईपीएस अधिकारी हैं
उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की। उन्हीं महिला आईपीएस अफसरों में पटना की केंद्रीय प्रक्षेत्र की आईजी गरिमा मलिक जी हैं। आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी के साथ साथ एक आपके ऊपर एक जो है वो जो है उसको करने के लिए एक चुनौती जो है वो सामने आ ही जाती है। जहां पर भी महिलाएं आज की डेट में सब जान रहे हैं, आज जो है सब जगह पर महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ ही रही है। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे राज्य में 35% जो है वो आरक्षण है, महिलाएं जो हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये प्रोविजन किया गया है सभी सरकारी सेवाओं में। और जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस में इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्विस है, वर्दीधारी बल है, तो इसमें महिलाओं की और जो सरकारी जो सेवाएं हैं उसके अपेक्षा में संख्या जो थी वो बहुत पहले की ये बात नहीं है, कुछ वर्ष पूर्व तक ही उतनी नहीं थी जितनी जो है पुरुषों की संख्या थी। लेकिन आज जो है ये सर्वविदित है, ये जो है जमीन पर देखने वाली बात है कि महिलाएं जो हैं वो बाकी सेवाओं के साथ साथ इसमें भी जो है, इस सेवा में भी, पुलिस सेवा में भी अपना जो है वो बढ़ चढ़ के योगदान दे रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। पुलिस में जो है वो हम लोगों के देखते देखते हम लोग जब आए तो संख्या जो है वो कम होती थी। आज आप कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है जहां पर एकदम सामने जो है वो नजर आती हैं महिलाएं जो हैं, उनमें उनका योगदान देख लीजिए। ईआरएसएस की जो आपात सेवा है वहां पर देख लीजिए। वीवीआईपी सिक्योरिटीज जो हैं, इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी है, वहां पर उनका योगदान देखिए। मतलब हर जगह पर जो वीवीआईपी सिक्योरिटी है वहां पर उनका योगदान पूरा का पूरा है। अच्छा जो है वो पुलिस सेवा में कार्य करते हुए मेरा अनुभव रहा है, अनुभूति रही है। और सबसे उसमें पॉजिटिव मुझे लगता है वही क्षण रहे हैं जिसमें लगा है कि कुछ जो है वो हम अच्छा कर पा रहे हैं जनता के लिए, लोगों के लिए, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए। केंद्रीय प्रक्षेत्र की आईजी गरिमा मलिक जी साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि बिहार में महिला पुलिसकर्मी जिस तरीके से योगदान दे रही हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है वह वाकई में काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगातार छठी बार सरकार के खजाने में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टैक्स के तौर पर सरकारी खजाने में 1,86,440 करोड़ रुपए का योगदान किया है। ये पिछले साल के मुकाबले 9,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। अगर पिछले 7 सालों की अगर बात कर लें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश के खजाने में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स दिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1.86 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया है, पिछले साल के मुकाबले 9,000 करोड़ ज्यादा है। 7 सालों में आरआईएल ने 10 लाख करोड़ टैक्स दिया है और ये कंट्रीब्यूशन देश के लिए काफी गौरवान्वित करने वाला है। कल्याणकारी कार्य के लिए 1592 करोड़ दिया गया है। रिलायंस 2035 तक जीरो कार्बन के लक्ष्य पर मजबूती से काम कर रही है। 2020 में नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा गया था और इसके तहत 2035 तक रिलायंस को दुनिया के लीडिंग न्यू एनर्जी और न्यू मटेरियल कंपनी बनाने का लक्ष्य है। एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर यह बड़ा कदम माना जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में रिलायंस का आना वास्तव में क्रांतिकारी होगा। दरभंगा एम्स निर्माण का रास्ता साफ होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। पटना से जैसे ही ये खबर दरभंगा पहुंची, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्थानीय लोगों से बात की न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार ने। 9 साल के बाद दरभंगा एम्स को अपना ज़मीन मुहैया करा दिया गया है। अभी हम जहां खड़ा हैं ये डीएमसीएच का ज़मीन है और डीएमसीएच के द्वारा पूर्व में एम्स के लिए हस्तांतरित किया गया था, लेकिन बिहार सरकार ने ये तय किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तय किए कि इस ज़मीन पर 2500 बेड का जो अस्पताल बनाया जाएगा, आधुनिक रूप से जो तैयार होगा और उत्तर बिहार के लोगों को सुविधा दी जाएगी। सबसे पहले तो हम आप लोगों के माध्यम से जो लोग इस शोभन एकमी बाईपास के रोड से कनेक्टेड
बलिया पंचोब में एम्स निर्माण के लिए स्वीकृति दिए हैं और अंततोगत्वा जमीन भी हस्तांतरित। यहाँ वक्त हो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।